नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी धामी सख्त अवैध मदरसे होंगे पस्त। देवभूमि उत्तराखंड में मदरसों की जांच के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। दरअसल राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अवैध मदरसों की जांच के आदेश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस राज्य के सभी जिलों में मदरसों की गहनता से जांच करेगी और इसके तहत राज्य में संचालित सभी मदरसों की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इस जांच अभियान का मुख्य उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और ये सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसे कानूनी ढांचे के भीतर कार्य करें। तो वहीं मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को 1 माह के भीतर इस संबंध में जांच रिपोर्ट सौंपने के निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं विपक्ष ने सरकार की इस कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए सरकार से दोहरे मापदंड न अपनाने की अपील की है। आपको बता दें कि प्रदेश में बड़ी संख्या में बिना रजिस्ट्रेशन के मदरसों के संचालित होने की शिकायतें लगातार आ रही हैं। कई मदरसों के संचालन को बाहर से फंडिंग भी की जा रही है और साथ ही इनमें दूसरे राज्यों के छात्र छात्राएं भी अध्ययनरत है। इनमें अवैध गतिविधियों के संचालित होने की भी आशंका बनी हुई है और इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गृह विभाग व पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर जहां मदरसों की जांच पर बवाल मचा है, अब तक की बात करें तो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों के मुताबिक उधम सिंह नगर जिले में ही 129 मदरसे अवैध पाए गए हैं। राजधानी देहरादून में भी 57 मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं और अब सरकार इसी तरीके के तमाम मदरसों पर अपना शिकंजा कसने जा रही है। सरकार को इस बात का भी डर है कि कहीं अन्य प्रदेशों से मदरसों में पढ़ने को लेकर दान और चंदे के नाम पर इन मदरसों में पढ़ रहे बच्चे व उनके अभिभावक कुछ समय बाद यहां के स्थानीय निवासी होने का दावा न करें। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के हमारे इस खास रिपोर्ट पर डालिए। उत्तराखंड की धामी सरकार एक बार फिर मदरसों की जांच करने जा रही है। तमाम शिकायतों का संज्ञान लेते हुए राज्य के मुख्यमंत्री धामी ने गृह विभाग और पुलिस मुख्यालय को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने पुलिस विभाग को 1 माह के भीतर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री से निर्देश मिलने के बाद पुलिस अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना और ये सुनिश्चित करना है कि सभी मदरसे कानूनी ढांचे के भीतर ही कार्य करें। अवैध चाहे मदरसे हों या अवैध अतिक्रमण हो, ये किसी भी कीमत पर देवभूमि उत्तराखंड में नहीं होना चाहिए। देवभूमि का एक मूल स्वरूप है। यहाँ के बारे में पूरे देश दुनिया के एक अलग सोच है, आस्था है, श्रद्धा का ये स्थान है, धर्म की, अध्यात्म की, आयुष की ये भूमि है। तो अतिक्रमण हम हटाएंगे और अवैध मदरसे उनका सत्यापन करने के लिए आदेश कर दिए गए हैं। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग भी उसको देखेगा। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक उस पर पूरी निगरानी करते हुए वेरिफिकेशन ड्राइव भी चलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे। इसमें जो भी अपंजीकृत यहाँ मदरसे हैं या कोई जिसकी शिकायतें ज़्यादा प्राप्त हो रही हैं, इस तरह के जो धार्मिक स्थल है उनका सत्यापन किया जाए और उसमें संयुक्त टीम जो जिलाधिकारी महोदय की तरफ से बना दी गई है, जिसमें अन्य विभाग के साथ साथ पुलिस क्षेत्राधिकारी और एसडीएम भी रखे गए। जो ऐसे अपंजीकृत मदरसे हैं उनका वेरिफिकेशन भी करेंगे और अगर कोई अनियमितता पाई जाएगी तो उस संबंध में वो अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई भी करेंगे। बताया जा रहा है कि बीते 21 वर्षों में वक्फ बोर्ड की संपत्ति 2000 से बढ़कर 5100 हो गई है। राज्य के कई मदरसों के संचालन को बाहर से फंडिंग की जा रही है। साथ ही इनमें दूसरे राज्यों के छात्र छात्राएं भी अध्ययनरत है। इसको देखते हुए जांच के निर्देश भी दिए गए हैं। तो वहीं एक और जहां मदरसों की जांच पर बवाल मचा हुआ है। नहीं, बिल्कुल करिए। सरकार भले ही देर से जागी, नींद से जागी, लेकिन अगर सक्रियता सरकार में दिखाई पड़ रही है तो फिर केवल अवैध मदरसे नहीं, संवासनियों के क्या हाल हैं वो देखिए, बाल सुधार गृह में क्या हाल है वो देखिए, नशा मुक्ति केंद्रों में क्या हाल है वो देखिए, शिशु मंदिर कितने चल रहे हैं वो देखिए। आपको तो फिर समग्रता में पूरे प्रदेश की जांच करनी चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार जो होती है वो सबके लिए होती है और उसको पूरा प्रदेश हित देखना होता है। म से मदरसा, म से मुसलमान, म से मजार, म से मस्जिद, ये म की राजनीति छोड़कर मुझे लगता है कि आपको सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर ध्यान देना चाहिए, जो आपका खुद का नारा है। देखिए, ये कालखंड का तो
आप नहीं कह सकते हैं। जब भी शुरू हुए हैं सरकार उसमें कार्रवाई कर रही है। निश्चित रूप से जो अवैध रूप से मदरसे चल रहे हैं और जो नौजवानों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और मदरसों को रजिस्ट्रेशन कराने में क्या दिक्कत है? सरकार ने बहुत अच्छी पहल की है और उसमें जांच भी हो रही है। आज के पेपर में आप देखिए कि बहुत से मदरसे अवैध पाए जा रहे हैं, जिनका न रजिस्ट्रेशन है न कि कोई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है। ऐसे मदरसों के खिलाफ निश्चित रूप से सरकार द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वो अच्छी शुरुआत है और अच्छी पहल है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग अवैध रूप से छात्रों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, इस तरह की संस्थाओं को चला रहे हैं, निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये मदरसे जो हैं, मदरसों का पहले से ही विवाद रहा है। हम तो स्पष्ट शिक्षा नीति चाहते हैं। कोई भी बच्चा अगर यदि चाहे मदरसे में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है या शिशु मंदिर में शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, उसकी प्राथमिकता सरकार को तय करनी चाहिए कि किस स्तर की आपको शिक्षा देनी है। अब आप अवैध और वैध चुनाव में देखोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको दीर्घकालीन शिक्षा नीति पर बात करनी चाहिए। आपका कोई भी बच्चा, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो या मुसलमान का बच्चा हो, किसी भी मदरसे में कर रहा हो या शिशु मंदिर में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, उसका भविष्य सुनिश्चित करना सरकार का काम होता है। लेकिन केवल चुनाव में इसे मुद्दा बना देना, वो भारतीय जनता पार्टी की नीयत पर खोट प्रकट करता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश में कई मदरसे अवैध रूप से चल रहे हैं। शासन ने अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के आदेश दे दिए हैं। जिला प्रशासन स्तर से इसकी जांच चल रही है। सभी जिलों के डीएम जांच रिपोर्ट शासन को जल्द सौंपेंगे। लेकिन सरकार अभी से ही अवैध मदरसों को लेकर गंभीर है। आपको बता दें कि इन मदरसों में 25 से लेकर 141 तक की संख्या में बच्चे पढ़ रहे हैं। कहीं ऐसा न हो कि इस तरह बढ़ती संख्या सरकार की सरदर्दी न बन जाए और कुछ समय बाद अन्य राज्यों से आकर पढ़ने वाले बच्चे ही स्थानीय होने का दावा न करें। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ रहा है और हमारे साथ में संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। गिरिराज किशोर हिंदवान जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। पीसी थपलियाल साहब हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। और साथ ही शमूम कासमी साहब हैं हमारे साथ में, अध्यक्ष हैं उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की ओर से। रतन मणि ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आज सबसे पहले हम शुरुआत कर लेंगे शमूम कासमी साहब के साथ में, अध्यक्ष उत्तराखंड मदरसा बोर्ड की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। सर, अवैध मदरसों पर शिकंजा कसा जा रहा है प्रदेश हित में, प्रदेश के लोगों के लिए। इस कदम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि विपक्षी कह रहे हैं कि मंशा ठीक नहीं है सरकार की। क्या आप नहीं इस बात को स्वीकारते कि जो अवैध मदरसे हैं, हम बार बार कह रहे हैं अवैध शब्द का इस्तेमाल करें, अवैध मदरसों पर अगर शिकंजा कसा जा रहा है तो दिक्कत क्या है? माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सबको साथ लेके चल रहे हैं और देवभूमि उत्तराखंड राज्य को वो एक आदर्श राज्य स्थापित करने में उनका जो बहुत बहुमूल्य योगदान है या जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है। आज देवभूमि के में आप किसी तरफ चले जाइए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास बहुत तेजी से इन तमाम विकास के कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर, दूसरे हाथ में कुरान, वो उसे बहुत सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बताएं कि हम माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमने 2023 में एनसीईआरटी का सिलेबस लागू किया और उसमें बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। मैं ये समझता हूं कि मदरसा बोर्ड आज जिस तरह से काम कर रहा है, तमाम उत्तराखंड राज्य के मदरसों को अपना नियमित तौर से रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये आदेश ये स्वागत योग्य है और बहुत ही अभिनंदन करते हैं हम इसका कि कोई भी मदरसा अनियमितता के साथ ना रहे। वो उन्हें क्या दिक्कत है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और नियमित तौर से रहें। दूसरी बात यह है कि हमारा जो उत्तराखंड राज्य है, वहां हमारे राज्य के अंदर बहुत सारे बाहर के बच्चे पढ़ रहे हैं, जैसे आपने जिक्र किया, तो उनके डॉक्यूमेंट का सही होना, उनके आधार कार्ड वगैरह का सही होना, इन तमाम चीजों की वेरिफिकेशन अगर कराई जाए तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं, कांग्रेस ने दरअसल अपने 60 साल के कार्यकाल के अंदर
मुसलमानों को मेन स्ट्रीम से काटा है और मेन स्ट्रीम से उन्हें जुदा कर दिया और उसका नतीजा ये है कि वो विकास से दूर हो गए। आज भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं और विशेषकर उत्तराखंड की सरकार बगैर किसी भेदभाव के तमाम माइनॉरिटी के विकास के लिए संकल्पबद्ध है। और यही वजह है कि आप देखिए कि किसी जगह माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी किसी जगह भेदभाव नहीं करते हैं। आप उठा के देखिए कि मुसलमानों को मास रूट पे जाता हूं और जाने के बाद जो मेरे सामने जो सच्चाई आई है कि शौचालय ज्यादा मुसलमानों के बने, आयुष्मान कार्ड जो है क्योंकि बीमार कमजोर ये हैं उनका इस्तेमाल हुआ। तो मैं आज ये कहना चाहता हूं कि मदरसों के अंदर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि ये मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे जब जाकर के मदरसों में उपदेशक बनेंगे तो ये इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस और आईपीएस की काबिलियत भी पैदा करेंगे अपने अंदर, और ये राष्ट्रवादी विचारधारा को जिएंगे और राष्ट्र को आगे रखेंगे। इनके माध्यम से आप ये देखेंगे जब इनका लालन पालन जो है इस तरह से होगा कि हम उन्हें हर तरह से लेस करेंगे। तो हमने एनसीईआरटी को लागू करके माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रहे हैं। तो जांच एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हमें ये जानने की जरूरत है कि उनके स्रोत क्या हैं, उन्हें बताना चाहिए इस बात को, और उन्हें इस बताने में दिक्कत क्या है। वो जब मदरसों में एजुकेशन ट्रांसपेरेंसी की दी जाती है, अगर आपके ये हम पूछ रहे हैं, ये हमारा शासन प्रशासन पूछ रहा है कि आप बताएं कि आपका स्रोत क्या है, तो आपको बताना चाहिए, आपको सारी डिटेल देनी चाहिए। इसमें कांग्रेस ने जो ये टाइमिंग की बात कर रहे हैं, ये है कहां, कहीं धरातल पर नजर नहीं आ रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से सारे लोगों का विकास को प्राथमिकता दी है, मुसलमानों को वो वोट बैंक नहीं समझते, वो उनका तुष्टिकरण नहीं करते, बल्कि रियलिटी में संतुष्टिकरण सारे प्रदेश में चल रहा है। और जब वो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं तो कांग्रेस को परेशानी हो रही, क्योंकि इन्होंने अपने 60 साल के कार्यकाल के अंदर उन्हें वोट बैंक बनाया। और मैं एक चैलेंज के साथ ये बात कह रहा हूं कि आज पूरा भारत दंगा मुक्त है, पीस है। उसका नतीजा है कि 50 से ज्यादा बच्चे यूपीएससी में मुसलमानों के आ रहे हैं, कमजोर घरों के आ रहे हैं, और मदरसों के अंदर गरीब घरों के बच्चे पढ़ते हैं। मैं दावे के साथ ये बात कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में मुसलमान बहुत तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकारों के जो निष्पक्ष कार्य हैं उन्हें देख करके वो सपोर्ट भी करेगा। और ये कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, इसलिए कि इनके कार्यकाल के अंदर इतने दंगे हुए हैं कि मुसलमानों को भयभीत किया भाजपा से और आरएसएस से। मैं आज पूछना चाहता हूं समूचे मुसलमानों से कि आपको इनके भ्रम में आने की जरूरत नहीं है। आपसे तमाम संचालकों से अपील करता हूं कि आप जब शासन प्रशासन के लोग आए तो आप कोऑपरेट करिए, उन्हें अपनी सारी जानकारी दीजिए, ये जरूरी है और आपके लिए भी जरूरी है। ठीक है सर, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि कम से कम अगर कुछ भी इस तरीके की बात होती है, जांच के लिए टीम पहुंचती है, तो सबसे बड़ी बात की सहयोग जो है वो देना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही सच उजागर हो सकता है कि मुसलमानों को वोट बैंक की धारणा से कभी भी भाजपा ने नहीं देखा। आरएसएस एक राष्ट्रवादी विचार को आगे बढ़ाती है, और हम तो यही नहीं, आगे हम ये कर रहे हैं कि आपदा में हम इन मदरसों के बच्चों को शामिल करेंगे, क्योंकि हमारे राज्य के अंदर आपदा आती रहती है। नंबर 2, नियमित टीकाकरण 0 से 5 साल तक के बच्चे हम अवेयरनेस लाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर अस्वस्थ बच्चे जो हैं उनमें होते हैं जो शिक्षित नहीं होते। नंबर 3, गाय, हम तो गाय के लिए भी के लिए प्रचार करेंगे कि गाय का दूध जिन माओं को नहीं उतरता वो बच्चों को पिलाया जाए, तो उनकी कमी को, माँ के दूध की क्षति को पूरा करता है। इसी तरह से आप जनसंख्या के ऊपर भी आपको बताएं कि जनसंख्या का कंट्रोल होना ये भी बहुत जरूरी है। कोई धर्म नहीं कहता कि आप जो है अपनी उतनी जितनी चादर है उतने पैर फैलाएं। तो हम इसमें अवेयरनेस लाने का प्रयास कर रहे हैं, इन्हीं मदरसों के जरिए से, मदरसे मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो कांग्रेस को परेशानी हो रही है कि मेन स्ट्रीम से क्यों जुड़ रहे हैं। तो ठीक है सर, आप कांग्रेस से ही जवाब ले लेते, देखिए मुझे तो लगा था कि आरएसएस ठीक है इन्वायरमेंट की बात करती है, पर्यावरण की बात करती है, हिमालय हमारा रक्षक भी है और इन्वायरमेंट के लिए भी हमारे लिए, और ऐसे ही बिल्कुल सर। देखिए आज मुझे बिल्कुल मतलब उम्मीद नहीं थी आपसे इस तरह के जवाब की, लेकिन बड़ी अच्छी बात है कि अगर आप ऐसे सहयोग की बात कर रहे हैं, मदरसों में जब जांच जाएगी उसमें सहयोग करें, बहुत अच्छी बात है। मेरी उम्मीद से बिल्कुल परे आपने जवाब दिया है, और मुझे लगा था कि मैं आपसे सवाल के बाद में बीजेपी के पास जाऊंगी, लेकिन आपके जवाब को सुनने के बाद अब मुझे कांग्रेस के पास आना पड़ रहा है। सर, आपका विरोध एक तरफ, और शमूम जी ने जो बात कही वो आपने सुन ही लिया है मुझे लगता है।
गिरिराज जी, मुस्कुरा रहे थे आप, लेकिन बड़े हमले बोल दिए शमूम जी ने। अनम्यूट सर, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए गिरिराज जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। गरिमा जी, अभी जब मैं मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन हैं भाई समूम जो है, अभी उनको सुन रहा था, निश्चित रूप से आज लगभग जितना उन्होंने कांग्रेस पार्टी को कोसा है डिबेट में बैठ के, आज मैं सही बताऊं गरिमा जी, वो स्पोक्स पर्सन लग रहे हैं भाजपा के, प्रवक्ता लग रहे हैं। वो लगातार भाजपा को अप्रिशिएट किए जा रहे थे। निश्चित रूप से गरिमा जी, अगर कोई उत्तराखंड में अवैध मदरसा चल रहा है, कोई बैड एलिमेंट उसमें पनप रहा है, बिना रजिस्ट्रेशन के कोई अगर मदरसा चल रहा है, तो निश्चित रूप से शासित इस समय जो है भाजपा है, रूल कर रही है बीजेपी। धाकड़ धामी साहब उसको लीड कर रहे हैं पार्टी को। तो सरकार का दायित्व तो बनता है कि निश्चित रूप से ऐसे मदरसों को चिन्हित किया जाए जहां वाकई बिना रजिस्ट्रेशन के वो चल रहा है या कोई बैड एलिमेंट उसमें पड़ रहा है। इस बात को करण महाराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से अगर सरकार इस तरह की इनिशिएटिव की तरफ बढ़ रही है तो अप्रिशिएट करेगा, कांग्रेस पार्टी अप्रिशिएट करेगी इस बात को। दूसरी बात गरिमा जी, अभी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एक बात और कह रहे थे कि मदरसे में एनसीईआरटी की बात की उन्होंने, एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एजुकेशन सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग को लिए हुए इस समय मदरसे हो रहे हैं। निश्चित रूप से वहां बच्चा एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, जिसके मूल में निश्चित रूप से कंप्यूटर का युग जो शुरू हुआ है, इनको भूलना नहीं चाहिए कांग्रेस का काल कि राजीव गांधी, निश्चित रूप से राजीव जी जब प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस देश में लाने का उन्होंने काम किया। निश्चित रूप से ये 60 वर्ष गिनवा रहे हैं लगातार, ये कोस रहे हैं कांग्रेस पार्टी को। लेकिन निश्चित रूप से अगर वाकई कहीं अगर किसी गरीब की सुध लेने वाली अगर बात अगर कोई रखती है, पार्टी कोई आइडियोलॉजी रखती है और निश्चित रूप से काम करती है धरातल पे, तो कांग्रेस पार्टी ने आज तक काम किया है। आज अगर ये सारी बातें मदरसों से रिलेट करती हुई बातें आ रही हैं, कांग्रेस पार्टी करण महाराज जी के नेतृत्व में अगर गरिमा जी इस बात को ला रही है कि ठीक ऐन चुनाव से पहले इनको याद आती है इन चीजों की, इन बातों की। आप कुछ समय से देख रहे हैं, कुछ डिबेट्स आउट हो भी चुकी हैं इसमें गरिमा जी। भाजपा निश्चित रूप से चुनाव से पहले भ्रमित करने का कार्य करती है कि जो जनमानस वाकई अब छोटी सरकारों के गठन की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, चुनाव बिल्कुल सर में है। इस बीच में एक ब्रह्मास्त्र इनके पास होता है, निश्चित रूप से बार बार मैं डिस्कस में लाता हूं डिबेट में, जो इनकी कमान से निकलता है तीर और वो जाता है सांप्रदायिक तनाव की तरफ। ध्रुवीकरण की राजनीति अगर कोई सीखे तो भाजपा से सीखे। निश्चित गरिमा जी, ये पोलराइजेशन की राजनीति करते हैं और आज इनको अप्रिशिएट करने का काम, जो अभी कहा मैंने कि ज्यादा स्पोक्स पर्सन लग रहे हैं, ये निश्चित रूप से भाजपा के स्पोक्स पर्सन, मैं इसमें कहीं मुझे गुरेज नहीं है, जितनी बातें उन्होंने रखी लगभग भाजपा 50% उनके जो बोल थे, जो बातें थी, वो अप्रिशिएट करने में थी भाजपा को। अब आप स्वयं सोचिए, अप्रिशिएशन ठीक है, बनता है, कहीं पे अगर कुछ चीजें अगर अच्छी हो रही हैं तो कांग्रेस पार्टी कहां इसको डिनाई करेगी भाई? कहां कहेगी कि नहीं मुस्लिम बच्चे को जो है अच्छा एजुकेशन नहीं मिलना चाहिए, उसको कंप्यूटर परक उसको शिक्षा नहीं देनी चाहिए? कौन पार्टी इसको बोलेगी? कौन इसको बोलेगा? हम लोग स्वयं में अप्रिशिएट करते हैं कि अगर अच्छी दिशा में अगर वाकई सारे मदरसे जा रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाई सारे निश्चित रूप से सारी बातें चुनाव से पहले आप खोलते हैं इन चीजों पे, ये सेंसिटिव मुद्दे।
आप लेके खड़े करते हैं, लोगों को भरमाने का कार्य करते हैं। आप ये लेकिन बड़ी भूल बात तो जाते यही है ना, हैं कि देखिए उत्तराखंड सुनिए, की जनता आप बहुत अच्छी वाकई इस बातें कर बात रहे को हैं, न- लेकिन गरिमा जी, गिरिराज जी आप जिसके लिए लड़ रहे हैं वही कह रहा है कि हमें खतरा नहीं है, हमें कोई डर नहीं है। आप जिसके लिए दवा लेकर आ रहे हैं वो कह रहा है हम बीमार नहीं है। कैसी विकट स्थिति है, ये बड़ी बात है ना। गरिमा जी, हाँ, गरिमा जी, आज उत्तराखंड में बेरोजगारी चरम पे है। आज आप स्वयं सोचिए, महिला अपराध के क्षेत्र में ये प्रदेश जनरी बन चुका है। 9 पर्वतीय राज्यों में भाजपा इसको अव्वल दर्जे पे, पहले नंबर पे, पहले पायदान पे लेकर आ गई है। आप स्वयं सोचिए, सवाल क्यों नहीं बनेंगे? सवाल बनेंगे ना भाजपा से। आज अगर भटकाने की कोशिश से चुनाव से पहले करते हैं, अगर वाकई पोलराइजेशन की मैं बात कर रहा हूं, अगर उस तरफ उस ट्रैक को अगर सरकार पकड़े हुए है, धाकड़ धामी सरकार, तो निश्चित रूप से सवाल इनसे बनेंगे, सवाल रखे जाएंगे। ठीक है, जी, ठीक है, गरिमा जी। ठीक है। हम बीजेपी से जवाब लेंगे, उससे पहले शमूम साहब कुछ कह रहे थे। सर आप जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद बीजेपी को सुन लेते हैं। सर आपकी आवाज नहीं मिल रही है सर, अनम्यूट करेंगे प्लीज। शमूम जी जी जी, बोलिए सर, बोलिए, आपकी मैं आवाज ये आ रही है। मैं निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से गिरिराज जी से पूछना चाहता हूं कि 60 साल का जो मैंने ब्यौरा रखा है वो मैंने तथ्यों पे आधारित रखा है। 60 साल के अंदर आप देखिए कि अगर किसी को शासन मिलता है तो बहुत लंबा शासन होता है। बिल्कुल, आपको वो वोट भी देते थे झोली भर करके, अब तक आपका ही वोट बैंक बने रहे, और आपने सिर्फ उनका तुष्टिकरण किया, संतुष्टिकरण नहीं किया, विकासकरण नहीं किया। अगर विकास होता तो आज गांव गांव में जाइए, खौफजदा हो जाते हैं, समूह भाई, डर जाते हैं। हमारे पास बहुत सारी उनकी बातें, हमने उनसे कहा तुम्हें सुन लीजिए अपने आप। सारी चीजों को बताइए, क्यों आप डर रहे हैं? तो उनके अंदर क्योंकि आपने खौफ पैदा किया आरएसएस और बीजेपी का नाम लेकर के, और उन्हें वोट बैंक बनाए रखा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपका शासनकाल इतना ही अच्छा समूह था भाई। तो आप यहां से लेकर के उत्तराखंड से, देहरादून से लेकर के पूरे देश में चले जाइए, कोई डिस्ट्रिक्ट ऐसा बचा हुआ नहीं है जहां सांप्रदायिक दंगे ना हुए हों आपके दौर में। आप उसके बारे में क्या बताएंगे? मैं दावे के साथ ये बात कह रहा हूं, लाखों मुसलमानों की, हजारों हिंदुओं की हत्याएं ठीक है। हुई है सांप्रदायिक दंगों के चलिए अंदर। ठीक है शमूम जी, अब हम आगे बढ़ते डिबेट में, और मेहमान हैं उनका भी रुख कर लेते हैं, उनकी भी बात समूम करते जी, हैं। मुसलमानों ठीक है को गिरिराज जी, आज अब इसके रुकिए। मूल में कौन था गिरिराज और जी, वहां नहीं जाएंगे समूह। गिरिराज जी रुक जाइए अरे इसके please। मूल में कौन था, वहां नहीं पहुंचेंगे। शमूम जी आप भी रुक निश्चित रूप से जाइए। आप राजनीतिक और रोटी मेहमान सेकने भी के लिए हैं आए हैं आज, डिबेट आज में। और समूह मेहमान भाई, भी चर्चा में आए हैं सर। ठीक है, बनाया आप यही सुनिए, है, चलिए हो आपकी गया। वोट बैंक की धारणा से बाहर निकल आप करके मुझे आए। ठीक है 60 सर, वर्षों ठीक का है। वोट रहे, सुनिएगा, कांग्रेस पार्टी ने गिरिराज जी, IITs दिए। गिरिराज जी मैं कह रही हूँ ना आपसे, प्लीज शांत हो जाइए, मैं आऊंगी आपके पास में। शमूम जी प्लीज आप भी शांत हो जाइए, अपनी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और मेहमानों के साथ में चर्चा करेंगे। उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, संजीव वर्मा जी के साथ में इस बार शुरुआत करेंगे। संजीव जी, बड़ी बात यह कि विपक्ष की ओर से इस पूरे मामले पर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन अभी हमारे साथ में शमूम कासमी साहब थे जो कि उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उनका खुद कहना है कि विपक्ष को थोड़ा इंतजार करना चाहिए, इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, और जो पूरी विरोध के स्वर उठ रहे थे उस पर ही उन्होंने उल्टा सवाल उठा दिया। लेकिन सरकार की मंशा क्या है? अवैध मदरसों पर आपने शिकंजा कसना शुरू किया है, लेकिन बड़ी बात यह कि जो दावे किए जा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो ये लोग बाद में यहीं के होने का दावा करने लग जाएं, तो किस मंशा के साथ में एक बार फिर से अवैध मदरसों को लेकर ये मुद्दा उठाया जा रहा है? गरिमा जी, देखिए, सरकार पूरी शिद्दत के साथ कार्यवाही कर रही है और जितने भी अवैध मदरसे हैं उनके ऊपर लगातार कार्यवाही हो रही है, उनका चिन्हीकरण हो रहा है। अभी तक देहरादून की यदि हम बात करते हैं तो मात्र 4 मदरसे जो जिन्होंने इजाजत दी थी या मान्यता प्राप्त की थी, ऐसे 4 मदरसे केवल पाए गए हैं। बाकी 57 मदरसे अभी तक यहाँ पर अवैध पाए गए। 129 मदरसे उधम सिंह नगर में अवैध पाए गए, और मैं सोचता हूँ अभी जांच का क्रम लगातार जारी है, और ऐसा नहीं है कि अभी निकाय के चुनाव आरंभ हुए हैं और अभी ही
मदरसों का ये जो चिन्हीकरण और जांच की जो कार्यवाही है अभी आरंभ हुई, ये इस कार्यवाही को आरंभ हुए मैं सोचता हूँ लगभग महीने 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। और देखिए चुनाव आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि चुनाव आएंगे तो कोई भी कार्यवाही किसी उस पर चल रही है तो जो प्रोसेस चल रहा है तो उसके ऊपर ब्रेक लग जाएगा, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और जो मदरसों के चिन्हीकरण की जो कार्यवाही चल रही थी उसमें अगर बीच में चुनाव आ जाता है तो मैं सोचता हूँ उस कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहता हूँ कि आपका पक्ष क्या है, आप ये बताएं। आप जो अवैध मदरसे हैं उनको यहाँ पर चलने की लगातार इजाजत देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर अवैध मदरसे चलते रहें या उनके ऊपर कार्यवाही होनी चाहिए? आपको अपना पक्ष मैं सोचता हूँ स्पष्ट करना चाहिए। और अवैध मदरसे हैं तो उनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं होनी चाहिए? ये वही कांग्रेस पार्टी है जो चिट भी मेरी पट भी मेरी। जब आप 10 सालों तक आपकी सरकार यहाँ पर रही उत्तराखंड में, आपने जितने भी तमाम इस प्रकार के अवैध मदरसे हैं उनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करी बल्कि उनको बढ़ावा देने का काम किया। आपने जो हमारे मुस्लिम बच्चे हैं उनको मुख्य धारा से अलग करने का जो एक आप लोगों ने षड्यंत्र किया, और वो षड्यंत्र का एकमात्र जो उद्देश्य था वो तुष्टीकरण की राजनीति, ताकि आप मुस्लिम वर्ग को अपना एक वोट बैंक के रूप में आप केवल मानते हैं। आपको ना तो उनके मानसिक, आर्थिक और सामाजिक स्तर को ऊंचा करने का आपके दिमाग में कभी कोई सोच थी, ना है ना रहेगी। आपका उद्देश्य केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना, उनको अपने वोट बैंक के रूप में लगातार इस्तेमाल करते रहना, ना उनका आपने कभी शैक्षिक स्तर को ऊंचा करने का काम किया, ना। अरे संजीव जी, पोलराइजेशन की राजनीति आप करते हैं, ध्रुवीकरण की राजनीति आपकी केंद्र में सरकार थी। ठीक है गिरिराज जी, थोड़ा इंतजार करिए। अभी स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के द्वारा ये बोला गया कि देश के संसाधनों का पहला 12% का जो अधिकार है वो अल्पसंख्यकों का होगा, और उसमें भी विशेष तौर से इंगित करते हुए उन्होंने कहा था कि मुसलमानों का। तो आप तो सीधे सीधे एक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति लगातार करते आए हैं, चाहे केंद्र की हम बात करें चाहे राज्य की बात करें। अभी जो विधानसभा का विगत में चुनाव हुआ है 2022 में, उस समय जहाँ भारतीय जनता पार्टी हम लोग लगातार विकास की और तमाम इस प्रकार की बातें कर रहे थे, विकास की और जन भावनाओं की बात कर रहे थे, आप केवल और केवल मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे, आप जुम्मे की नमाज की छुट्टी की बात कर रहे थे। तो आपका कथनी और करनी और जो आपकी मानसिकता है वो पूरी की पूरी एक धर्म की राजनीति करने का आपका जो लगातार एक उद्देश्य आपके दिमाग में रहता है। आप यहाँ उत्तराखंड जो देवभूमि है, यहाँ पर आप डेमोग्राफिक चेंज लाने की लगातार पैरवी करते हैं, उसकी लगातार कुचेष्टा करते हैं। या लव जिहाद और लैंड जिहाद और तमाम प्रकार के जो जिहाद हैं उनको बढ़ावा देने का आप लोग काम करते हैं। जब फूलपुरा में जब अतिक्रमण को लेकर दंगा होता है वहां, और जब जो दंगाई पूरे थाने के ऊपर लगातार पथराव कर रहे होते हैं, उनके ऊपर गोलीबारी कर रहे होते हैं, तो आप उनकी ढाल बनकर वहां पर खड़े हो जाते हैं। तो आपका पक्ष अच्छे से समझा जा सकता है। जब बाटला हाउस की बड़ी कार्यवाही होती है, तब जब आतंकवादी वहां पर मारे जाते हैं तो कांग्रेस की कितना भरमाओगे उस समय, अरे जनमानस को कितना भ्रमित करोगे आप लोग भाजपाइयों कि हमारे क्या स्थितियां आपने इस देवभूमि की बना दी है संजीव जी। मारे गए इस प्रकार आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए। 123 करोड़ की बेशकीमती जो संपत्तियां हैं, 2014 का जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था, 123 करोड़ की बेशकीमती संपत्तियां आप वक्फ बोर्ड को स्थानांतरित कर देते हैं।
500 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड, ठीक है, चलिए अभी गिरिराज जी, काउंटर कर लीजिएगा। ठीक है, और सनातन संजीव जी, धर्म के ऊपर जो आप लोग देखिए सनातन धर्म की बात नहीं है संजीव जी, शासनकाल में पूरे प्रदेश भर में, पूरे देश भर में, आप चाहे मलियाना की बात करें, चाहे मुरादाबाद की बात करें, भागलपुर की बात करें, जहानाबाद की बात करें, गरिमा जी इनको चुप करवाइए। और ऐसे ठीक है सर, हाँ सर आपको भी बोलने का मौका मिला था, आप काउंटर कर लीजिएगा। ठीक है संजीव जी, चलिए और मेहमान है, देखिए और मेहमान भी आए हुए हैं, उनको सुनते हैं। आज बहुत वक्त मैंने कांग्रेस को दिया और उसके पहले शुभम साहब थे, जल्दी से सर। आप देखिए 3-3, 4-4 महीने आपके शासनकाल में कर्फ्यू लगे रहते थे। आप किस दिशा में इस देश को ले आने का आप लोगों ने काम किया? चलिए बात कांग्रेस ने क्या किया इस पर झूठ परोसेंगे ये लोग भाई। अगर चर्चा उस पर कम करेंगे तो ठीक रहेगी। अवैध मदरसों पर रहते हैं, कितना झूठ परोसेगी जनमानस के बीच में। ठीक है गिरिराज जी थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अभी और मेहमान है वो भी बोलेंगे, उसके बाद आप काउंटर कर लीजिएगा। हो गया, अभी देखिए थपलियाल साहब हैं, रतनमणि जी हैं, इनको भी जोड़ना है ना चर्चा में। संजीव जी हो गया, प्लीज अब माफ कर दीजिए। थपलियाल साहब का रुख करेंगे। थपलियाल साहब यूकेटी के वरिष्ठ नेता हैं, बहुत स्वागत सर आपका। थपलियाल साहब, ये जो सरकार की ओर से मदरसों को लेकर कदम उठाया गया, विपक्षी कह रहे हैं चुनावी एजेंडा है, चुनाव में और चीजों पर ध्यान ना जाए, चुनाव से पहले इस तरीके की बातें हो रही हैं, लेकिन अवैध मदरसों को लेकर तो पहले भी ये कदम उठाए गए थे। कौन सही नजर आ रहा है आपको? देखो, जहां तक इस राज्य का बहुत अभागा दौर चल रहा है कि जब कभी भी जनता कुछ आवाज उठाती है, मांग करती है, उसकी बजाय में हमको कभी मजहार तोड़ने का संदेश देते हैं, कभी यूसीसी का संदेश देते हैं, कभी ये जो मदरसों की अवैध और वैध का संदेश हमारे मुख्यमंत्री देते हैं। उनकी प्रशंसा अभी करते हुए बोर्ड के चेयरमैन लग रहे थे। मेरे को बड़ा हंसी आ रही थी कि किस तरह से एक व्यक्ति जो ये जानता है कि उसकी कौम को किस तरह से टारगेट कर दीवार में लगाया जा रहा है, वो व्यक्ति किस तरह से 100 वाक्य मानो कितनी बार मुख्यमंत्री जी किया, तो मेरे को बड़ा अजीब लग रहा था कि यही बात अगर हमारे वो हिंदूवादी लोग सुन रहे होंगे जो बहुत खुश होते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, उनकी छाती पे सांप रोंद रहे होंगे जब वो देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक चेहरा ये भी है जो वो बोर्ड का अध्यक्ष बोल रहा था। बोर्ड का अध्यक्ष मानो एक चेहरा ये कह रहा है कि मुसलमानों तुम्हारे साथ हमें, डोंट वरी, लेकिन हमें वोट देने के लिए तुम्हें जो चाहे हम करने दो, तुम्हारी मस्जिदें हम उजाड़े, तुम्हारे मजार हम उजाड़े, जो कुछ करें हमें करने दो, और तुम्हारे तो हम हैं। इस तरह से अगर किसी भी राजनीति के, कभी कभी मैं बोलता हूं रावणी अगर चेहरे हैं, तो वो समाज का भला भगवान विष्णु भी नहीं कर सकते। जिस समाज की राजनीति कई चेहरों के साथ समाज के आगे आती हो, बहुत दुख है मुझे, क्योंकि अगर धर्म की बात करें तो मुख्य रूप से चाहे ईसाई धर्म के लोग हों, चाहे हिंदू धर्म के लोग हों, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हों, हर कोई बेसिक अपनी शिक्षा के अंदर अपने धर्म की बात को, क्योंकि धर्म पे विश्वास सभी का अधिक विश्वास होता है और वो समाज के हित में होता है, घृणा के रूप में नहीं होता है। और उस घृणा का रूप जो राजनीतिक दल हमारे बीच में देते हैं, तो जिन जिन देशों ने विश्व में इसको, धर्म को अपनी राजनीति का हिस्सा बनाया, उन देशों का बेड़ा गर्क होते हुए हमने देखा, और उसी के इंतजार में आज हम भी खड़े हैं कि किस तरह से मेरे देश की राजनीति धर्म को आगे लेते हुए संचालित की जा रही है। आज सबसे बड़ा दर्द मुझे तब होता है कि आज जब हम बनंतरा की बात करते हैं, जब हम उत्तराखंड में पहाड़ में रिजॉर्ट की बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे माफियों का एक दौर चल रहा है, हमारी अंकिताओं का किस तरह से प्रयोग और दुष्प्रयोग हो रहा है, किस तरह उनकी हत्याएं हो रही हैं, उस तरह मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं जाता। मुख्यमंत्री का ध्यान उन गरीबों के
स्कूलों पे जा रहा है, जो 2 चून की रोटी कमाने के लिए भी आज त्रस्त है, आज इस युग में जहां दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो उन मदरसों की बात मुझे याद है, उस समय का दौर। हरीश रावत एज ए सीएम ऑफ उत्तराखंड, उस समय एक योजना यूएन से आई थी कि भाई ऐसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं आतंकवाद इस धर्म के अंदर ज्यादा हो रहा है, उग्रवाद आतंकवाद जो विश्व के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। ये अमेरिका ने भी समझा और सारे पूंजीवादी देशों ने भी समझा। तो उन्होंने ये कहा कि इनकी शिक्षा में कुछ परिवर्तन किया जाए, और उस परिवर्तन को मैंने खुद देखा कि किस तरह से मदरसों को ये दिया गया कि भाई इनको कंप्यूटर एजुकेशन दी जाए, इनको नॉर्मल वो शिक्षा दी जाए जो परंपरागत सारे समाज के लोगों को, सारे धर्म के लोगों को दी जा रही है। लेकिन आज जो उस समय शब्द वैध और अवैध का नहीं आया था, वैध और अवैध का शब्द जो आता है ये चुभता है दिल में, क्योंकि गरीब इसी तरह से अपना पेट भरना चाहता है। एक ऐसी राजनीतिक दल है कि जो उनको पेट नहीं भरने दे रहा। वो ये चाह रहा है कि मेरे इशारों में उन्होंने हमें ही भिखारी बना दिया। पूरे उत्तराखंडियों को, जो इस समय जिनका एक गर्व होता था, जो इतने स्वाभिमानी होते थे कि हमारी माताएं डडवार देती थी, आज वो खुद 5 किलो की लाइन में लगकर शर्मसार होकर मेरा उत्तराखंड आज खड़ा है। इन तमाम सवालों के बीच में इस तरह से जो नफरती दीवारें बीच बीच में हमारे बीचों में खड़ी की जा रही है, और इस तरह के लोग जो पैदा किए जा रहे हैं, जिस तरह अभी वो व्यक्ति चले गए, अच्छा हुआ, नहीं तो मैं उनसे कई सवाल पूछने वाला था, लेकिन वे चले गए हैं, अच्छा हुआ। लेकिन इस तरह कि मैंने अभी जब देखा कि मथुरा प्रसाद जोशी, ये भगवान 1 मिनट में बोल रहा कि इनकी योजनाएं सही है, जो कल तक इनको गाली देता था, इनकी तरफ उंगली करता था। मैं क्या इस तरह की राजनीति देखने के लिए जिंदा रहूं? क्या मेरी 42 युवा ने इसलिए सादत दी कि ऐसे गद्दारों को हम सुने जो आज इस तरफ पर कल उस तरफ करके इस कैसी राजनीति को इस राज्य में पनपा रहे हैं। दुख होता है हमें, दुख होता है हमें कि किस तरह से हमारी जो जीवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की जो समस्याएं है उसको दरकिनार करके तुमको डेमोग्राफी बदलती हुई दिखाई देती है। वो डेमोग्राफी जो डिफाइन करना है उसको क्या डिफाइन कर सकता है कोई भाजपा का प्रवक्ता? क्या पहाड़ियों ने देहरादून की डेमोग्राफी नहीं बदली है? हमने बदली है डेमोग्राफी देहरादून की। यह देहरादून मेरठ डिवीजन में होता था, यहां पे सुकून से लोग रहते थे। हम राज्य बनने के बाद पलायन होकर देहरादून में आ गए, हमने डेमोग्राफी बदल दी। आज सारे विधायक हमारे बन रहे हैं, आज संसद हमारे बदल रहे हैं, हमने डेमोग्राफी बदल दी। ये किस डेमोग्राफी की बात करते हैं? क्या ये बोल सकते हैं कि कौन सी डेमोग्राफी? ये बोल रहे हैं कि पहाड़ में बदल रही है, जो पहाड़ खाली होता जा रहा, जिस पहाड़ में मकान चिनने वाले लोग नहीं है, जिस पहाड़ में ऐसे लोग नहीं है जो एक बकरा, कुछ सब्जी खिला दे हमको, वो जो लोग कर रहे हैं उनको भगवाने का काम ये करवा रहे हैं, हमें उनसे नफरत करवाने का काम ये कर रहे हैं। जो हमारी सेवा करने के लिए वहां आ रहे हैं उनको हम नफरत की नजर से देख रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आज ये सिचुएशन से लेंगे। ऐसा समाज मैं सपने में भी नहीं सोचता था। ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है आराम, ठीक है थपलियाल साहब, हम आते हैं। थपलियाल साहब भावुक हो जाते हैं, कभी भी वो उत्तराखंड से जुड़ी बातें करते हैं तो उनका जो जुड़ाव है वो दिखने लगता है उनके चेहरे पर। चलिए, और मेहमान है उनको जोड़ लेते हैं। रतनमणि ढोभाल जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक है। रतनमणि जी, क्या अवैध मदरसों पर शिकंजे का जो मुद्दा उठाया गया ये राजनीतिक है? क्या चुनावी एजेंडा है? क्या पोलराइजेशन किए जाने के प्रयास सरकार की ओर से है? अनम्यूट सर। रतनमणि जी अनम्यूट कीजिए और फिर अपनी बात शुरू कीजिए। बोलिए सर, बोलिए सर, अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। अनम्यूट करो सर। हाँ जी सर, बोलिए, आपकी आवाज मिल रही है हमें?
अनम्यूट नहीं कर पा रहे। रतन मणि जी की आवाज नहीं मिल पा रही है हमें। चलिए और मेहमानों का रुख कर लेते हैं, तब तक प्लीज उनकी आवाज को ठीक किया जाए, उनके पास वापस लौटेंगे। संजीव वर्मा जी का रुख करेंगे। संजीव जी, थपलियाल साहब ने जो जवाब दिया वो कुछ और कह रहा है। गरिमा जी देखिए, यहाँ पर बात चल रही थी पोलराइजेशन की, तो पोलराइजेशन करने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। हमने कोई भी चुनाव आता है, हम जनता के बीच जाते हैं, जन भावनाओं के को लेकर जो जनता की अपेक्षाएं होती हैं उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी कैसे खरा उतरे, कौन कौन से विकास योजनाएं वो चाहते हैं, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट वो चाहते हैं, हम लगातार इस बात के ऊपर अपना तमाम चुनाव को भी केंद्रित रखते हैं और जनभावनाओं के अनुरूप हम लोग लगातार काम करते हैं। किंतु कांग्रेस पार्टी जो लगातार नेगेटिव राजनीति करती है, ये हर चुनाव को धर्म की राजनीति के चश्मे से देखती है, धर्म के चश्मे से देखती है और हर चीज पर धर्म की राजनीति करती है। अभी आप ये जो मदरसों का, अवैध मदरसों का चिन्हीकरण की बात, ये मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है गरिमा जी। मैं सोचता हूँ हम लगभग 2 महीने पहले इस मुद्दे के ऊपर डिबेट कर चुके हैं जी। तो उस समय तो नगर निगम का चुनाव नहीं था, तो जब से ये चिन्हीकरण की कार्यवाही लगातार चल रही है और वो अनवरत जारी है। अब ये देखिएगा, अगर कोई जांच चल रही है, कोई अपराध होता है या कोई कुछ भी होता है, तो चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए हम उसके ऊपर कार्यवाही को रोक तो नहीं देते, वो कार्यवाही तो लगातार गतिमान रहती है। और यहाँ पर भी अवैध मदरसों के चिन्हीकरण की कार्यवाही लगातार जारी है। तो और कांग्रेस पार्टी, जिनको हर चीज में अपना नफा नुकसान देखने की आदत पड़ गई है, अब इससे आपको नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा है, ये आपका विषय है, ये इसके ऊपर आकलन करना आपका विषय है। हमारी सरकार इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है, पहले से कार्रवाई कर रही है। ये ऐसा तो नहीं कि चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए कल ही इसके ऊपर आदेश दिया गया हो। और आप जिस तरह से बातें करते हैं, हमारी सरकार गरिमा जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की लगातार बात करती है। ये तुष्टिकरण नहीं बल्कि संतुष्टिकरण की नीति पर हम लोग काम करते हैं। जो मुस्लिम समाज है उसको हुनर योजना जो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा आरंभ की गई है, और एक हाथ में नमाज और एक हाथ में लैपटॉप, यानी कि हमारा जो मुस्लिम वर्ग का जो हमारा बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको धार्मिक शिक्षा भी लेने का अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ देश के मुख्य धारा से भी आप जुड़ें और लगातार देश में और समाज के उसमें अपना योगदान भी दें। तो इस दिशा में हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम कांग्रेस की तरह नहीं कि जो बोलते थे कि 12% का जो अधिकार सबसे पहले मुस्लिम वर्ग को हमने देना है, लेकिन करा कुछ नहीं। उन्होंने करा तो सनातन को तो रोक दिया, हम दो हमारे दो बोलकर, और मुस्लिम वर्ग को, अल्पसंख्यकों के लिए बोल दिया कि आपको खुली इजाजत है 4 बीबी 44 बच्चे। तो आप ये जो आपका दोहरा मापदंड था, आपने यदि आप मुस्लिम धर्म के अल्पसंख्यकों के इतने बड़े हितैषी थे, तो क्यों नहीं आपने मातृशक्ति के ऊपर जो अत्याचार लगातार मुस्लिम समाज में होते रहे, जहां 3 तलाक की कुप्रथा लगभग 75 सालों तक अनवरत जारी रही, जहां पर हलाला और इद्दत की जो एक कुप्रथा थी उसको आपने लगातार जारी रखा। आपके पास समय था, आपकी सरकार थी, आप चाहते तो उसके ऊपर आप कानून ला सकते थे और मुस्लिम बहनों को इससे मुक्ति दिला सकते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार आई, हमने मुस्लिम बहनों को
3 तलाक से मुक्ति दिलाने का काम किया, हलाला इज्जत से मुक्ति दिलाने का काम किया। अभी 26 जनवरी में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी संभवतः यूसीसी उत्तराखंड में लागू करने जा रहे हैं और उत्तराखंड शायद देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर यूसीसी सबसे पहले लागू होगी। और एक न केवल यूसीसी बल्कि तमाम इस तरह के एक तरह से सामाजिक चेंज लाने वाले लगातार इस तरह के काम हो रहे हैं। हम चाहे नकल विरोधी कानून की बात करें, हम चाहे मातृ शक्ति को 30% आरक्षण की बात करें, हम चाहे आंगनवाड़ियों को पहली बार हमारी जो 40,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां हैं उनको 3,000 रुपए तक की मासिक पेंशन देने की पहल हमारी सरकार कर रही है, जो कि अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है, जिससे हमारी मातृशक्ति आर्थिक रूप से सुदृढ़ भी होगी और वो एक तरह से अपने आप को समर्थ भी महसूस करेंगी। क्योंकि आप लगातार इस तरह के हमारी सरकार जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है, अभी आप देखें लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना परियोजना गरिमा जी इन्हीं से बुलवाएंगी आप, लगातार जारी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रोजगार को बढ़ाने में लगातार लगातार बोले जा रहे हैं, रूप में काम कर रही हैं। गिरिराज जी, मैंने शुरुआत आपसे की थी, आपने भी बोला है। ठीक है, आप मैं आती हूँ आपके पास में। चलिए संजीव जी अब जवाब ले लेते हैं। गिरिराज जी कुछ कहना चाहते हैं काफी देरी से। गरिमा जी मैं एक लाइन में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। गरिमा जी देखिए, जब गरिमा जी की बात करते हैं, अभी मैं भाजपा के जो सम्मानित प्रवक्ता संजीव जी को सुन रहा था, जोर से दर्द हो। हाँ ठीक है संजीव जी सुन लीजिए, संजीव जी आप सुन लीजिए, फिर वो मुझ पर अभी आरोप लगाएंगे। प्लीज संजीव जी सुन लीजिए, आप ठीक है। गिरिराज जी आप बोलिए। मैंने गिरिराज जी आपको वक्त दिया, शुरुआत मैंने आपसे ही किया था। अब आज डिबेट में मौलाना साहब भी बैठ गए और उन्होंने आपको लेकर इतनी बड़ी बातें कह दी, उसका गुस्सा आप मुझ पर निकालेंगे क्या? मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। मौलाना साहब का गुस्सा आज आप मुझ पर निकाल रहे हैं। गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। हाँ बताइए सर। गरिमा जी बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रहा हूँ। सुनिएगा, अभी प्रवक्ता महोदय भाजपा के कह रहे थे कि 2 महीने पहले भी इस पे डिबेट हुई थी। हाँ सर बिल्कुल, हमने तब तो निकाय चुनाव नहीं थे। अरे भाई 1 वर्ष के सुनिएगा गरिमा जी, संजीव जी आप सुन लीजिए प्लीज। हो चुका है लगभग जो कार्यकाल था निकाय का पूर्ण हुए। 2 दिसंबर 2023 को निकाय का जो कार्यकाल हो पूर्ण हो जाता है इस प्रदेश में। आप 1 वर्ष तक लिंगन ऑन करते हैं चुनाव को, सख्त टिप्पणी कोर्ट करता है, उसके बाद भी आप नहीं चेतती आपकी सरकार। आप कहते हैं नहीं जी 2 महीने पहले भी सारी चीजें हो रही थी, डिबेट हो रही। संजीव जी अब बीच में नहीं बोलेंगे आप प्लीज। संजीव जी महाराज जी के नेतृत्व में कि निश्चित रूप से भाजपा पोलराइज करने के पोलराइजेशन की तरफ। संजीव जी कोई मतलब नहीं है ना 2 लोगों के एक साथ बोलने का। प्लीज संजीव जी प्लीज शांत हो जाए, गलत बात है प्लीज। मैं 2 लोग एक साथ बोलते कुछ नहीं होता है प्लीज। आज अगर बात निश्चित रूप से गरिमा जी, आज अगर बात अवैध मदरसों की बात हो रही है, अवैध मदरसे चल रहे हैं प्रदेश में, तो कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से कहती है करण महाराज जी के नेतृत्व में आप पूरी तरह से जो है आप उस पर वाकई एक्शन लीजिए। प्रदेश में आपकी सरकार शासित है, लेकिन आपका ध्यान नहीं जाता है। आपका ध्यान पर्वतीय क्षेत्र में जो विकास शून्य पर्वतीय क्षेत्र हो चुका है। अभी इन्होंने कहा थपलियाल जी को कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। थपलियाल जी जो बात अपनी रख रहे थे, अरे संजीव जी वो अपनी पीड़ा रख रहे थे। निश्चित रूप से गांव में जब उनका जाना होता है, आपने कभी पहाड़ की तरफ नहीं देखा है। आप एसी में रहते हुए सारी डिबेट्स करते हैं यहाँ पे, आप एसी में रहते हैं, देहरादून राजधानी में रहते हैं। आपने उस पहाड़ में आखिरी पायदान का जो ग्रामीण है, जो आज भी हेल्थ फैसिलिटीज के लिए पूछ रहा है धन सिंह से, आपके स्वास्थ्य मंत्री से, कि मुझे फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है पूरी तरह से हेल्थ फैसिलिटीज। आज वो वाकई आखिरी पायदान का ग्रामीण पूछ रहा है कि मेरे बच्चे को अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है। वो जवाब है आपके पास। वही पीड़ा अभी व्यक्त कर रहे थे थपलियाल जी, संजीव जी, लेकिन नहीं आप बोलेंगे। वाकई महिला अपराध के क्षेत्र में आप अव्वल दर्जे पे ले आए इस प्रदेश को। सहमत सहमत हम ये नहीं कह रहे हैं। महिला अपराधों पर भी जब हमने डिबेट की है गिरिराज जी सुनिए, हम ये नहीं कह रहे, आप जो मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे महिला अपराध हो या बेरोजगारी हो, पलायन हो, इन सारे मुद्दों को लेकर हमने सरकार को खूब घेरा। हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत बात कह रहे हैं।
बात तो भाजपा से, सवाल भाजपा से खड़े हो रहे हैं। हाँ, भाजपा को ही हमने घेरा है। आउट करती हैं गरिमा जी, इन सारी बहुत अच्छा, इन सारी चीजों को लेकर सर हमने सवाल किया है और ये बिल्कुल ठीक बात है कि एनसीआरबी के आंकड़ों में महिला अपराधों में आगे लेकर गए, लेकिन अवैध मदरसों पर आप चुनावी एजेंडा बात रख रही है जोड़ेंगे तो कैसे माना जाए? और जब 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 उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष जी ही आपकी बात को मानने को तैयार नहीं है, तब तो बात और हो जाती है ना। चुनाव अगर सुनिएगा, अगर नगर निकाय चुनाव अगर 1 वर्ष तक लिंगरों इस सरकार की वजह से होते हैं, छोटी सरकारों के गठन के बिना वो जनमानस जो जिसको वाकई लोकल बॉडी छोटी सरकार चाहिए होती है, वो अगर वाकई शुभ अगर परेशानी की मुद्रा में है तो ये बात विपक्ष रखेगा। चलिए, निश्चित रूप से डिबेट, चलिए अच्छी बात है, विपक्ष मुद्दे उठाए, जनता से जुड़ी चीजों को उठाए, बशर्ते जनता उन चीजों को स्वीकार करे और मजबूत विपक्ष बनकर निकले। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो मदरसों को लेकर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर विपक्ष है जो कह रहा है कि ये चुनावी एजेंडा है और चुनाव से पहले इस तरीके के काम सरकार की ओर से हर बार किए जाते हैं। देवभूमि के दंगल में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।